देखिए बच्चों, इंटर ज्योग्राफी चैप्टर 2 जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या, मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। फिर सबसे पहले अपना मंत्र याद रखना है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ये 2 बातें हमको ध्यान रखना है और अपनी पढ़ाई करना है। तो अब कल तक जो मैंने क्लिप में बताया था, वहाँ बात आई थी जनसंख्या वृद्धि को लेकर के। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। जनसंख्या वृद्धि को हम ऐसे जान सकते हैं, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब ये परिवर्तन अर्थात यानी जनसंख्या वृद्धि, इसके क्या घटक हैं, किस पर आधारित होती है? तो ये 3 चीज़ों पर आधारित होती है। नंबर 1 जन्म दर, नंबर 2 मृत्यु दर और नंबर 3 प्रवास। ये 3 चीज़ें ही जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं किसी भी क्षेत्र में। जनसंख्या वृद्धि अर्थात जनसंख्या में परिवर्तन ये 2 प्रकार का होता है। एक धनात्मक वृद्धि कहलाती है और एक ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। जब जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होती है, जब किसी क्षेत्र में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, अर्थात जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा हो, मरने वाले लोगों की संख्या कम हो, तो इस प्रकार से वहाँ जनसंख्या बढ़ती है। इसको कहते हैं जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। अब जन्म और मृत्यु के अलावा यदि कहीं दूसरे क्षेत्र से लोग आकर के यहाँ रहने लगते हैं, यानी प्रवास होता है, तो भी ये धनात्मक वृद्धि को करने वाला होता है। जो दूसरे प्रकार की वृद्धि है वो है ऋणात्मक वृद्धि। ऋणात्मक वृद्धि में किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान जनसंख्या में जो कमी आती है, अर्थात नकारात्मक स्थिति को ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। ऋणात्मक वृद्धि तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो, यानी जितने लोग मर रहे हैं उससे भी कम लोग पैदा हो रहे हैं। इसलिए और वहाँ कहीं प्रवास से भी लोग नहीं आए, बल्कि वहाँ के लोग कहीं बाहर चले गए। तो ये 3 कारणों से वहाँ की जनसंख्या पहले की तुलना में कम हो जाती है। तो जब वहाँ की जनसंख्या किसी समय विशेष में किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या कम हो जाती है तो उसे कहते हैं ऋणात्मक वृद्धि। इसीलिए कहा जाता है कि मृत्यु दर भी जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके बाद ये जनसंख्या वृद्धि हम जानने के बाद फिर हम एक चीज़ जिसको हमको जानना बहुत आवश्यक है, वो है जनांगीय संक्रमण का सिद्धांत। ये जनांगीय संक्रमण का जो सिद्धांत है, जब समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो उसकी सोच भी बदल जाती है। और उसकी सोच बदल जाने से किसी प्रदेश की जनसंख्या जो पहले उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से संबंधित होती है, वो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। तो ये परिवर्तन जो होता है जनसंख्या में, इसके आकलन को जनांगीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। इससे हमको ये पूर्व अनुमान लग जाता है कि यदि कहीं पर अभी जनांगीय संक्रमण सिद्धांत के हिसाब से प्रथम अवस्था चल रही है किसी क्षेत्र में, तो अभी वहाँ द्वितीय अवस्था आएगी और तत्पश्चात तृतीय अवस्था आएगी। इसके लिए सारे जो नियोजनकर्ता हैं वो अपना अपना कार्य ही करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो ये 3 अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से जनांगीय चक्र के रूप में भी जाना जाता है। इस सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। जनांगीय संक्रमण चक्र की 3 अवस्थाएं जो मैंने बताई, तो पहली अवस्था जो है, इस अवस्था में अधिकतम लोग कृषि कार्य से जुड़े होते हैं, यानी ये ग्रामीण स्तर दर्शाता है कि कृषि कार्य से लोग जुड़े रहते हैं।
उनमें अशिक्षा भी होती है और प्रौद्योगिकी का जो स्तर है वो भी बहुत निम्न होता है। ऐसे परिस्थितियों में जनसंख्या वृद्धि धीमी तथा जीवन प्रत्याशा निम्न पाई जाती है, क्योंकि वहाँ मृत्यु दर अधिक होने के कारण कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती, ऐसी सुविधाएं नहीं होती, तो लोग मरते भी ज़्यादा हैं, पैदा भी ज़्यादा होते हैं, तो अधिक जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। और जो वहाँ जीवन की प्रत्याशा है, जीवन की प्रत्याशा का मतलब होता है कि एवरेज जो एक आयु है, औसत आयु है कि किसी देश के लोग औसतन कितने वर्ष जीवित रहते हैं, ये सभी देशों की अलग अलग होती है। इस पर जलवायु का भी बहुत बड़ा असर होता है। जैसे हमारे जापान हैं और ऐसे कई देश हैं कि जहाँ जीवन की प्रत्याशा ज़्यादा है और जो गर्म क्षेत्र हैं वहाँ पर जीवन की प्रत्याशा कम है। यानी कि एक जो औसत है वहाँ के लोग कितने वर्ष जीवित रहते हैं, इसकी गणना को जीवन की प्रत्याशा कहते हैं। तो ये पहली जो स्थिति है, इसमें उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है, क्योंकि अधिकांश यहाँ पर अशिक्षा का प्रभाव होता है और कृषि कार्य और मजदूरी से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो ये प्रथम अवस्था है हमारे जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की। द्वितीय अवस्था जो होती है, इसमें क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी सुधार सरकारों के प्रयास से चलाए जाते हैं जहाँ पर नहीं होते, तो द्वितीय अवस्था में स्वास्थ्य संबंधी सुधार होने के कारण जो वहाँ पहले अधिक मृत्यु दर होती है उसमें कमी आ जाती है, और साथ ही जो जन्म दर अधिक थी वो अधिक बनी रहती है। तो परिणाम ये निकलता है कि मृत्यु दर में कमी होने से और जन्म दर अधिक बने रहने से यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती है, और जिसको हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो ये जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की जो द्वितीय अवस्था है, ये इस बात की द्योतक है कि जनसंख्या विस्फोट की समस्या यदि इसमें आगे परिवर्तन ना हो तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या विस्फोट की समस्या आ सकती है। इसके बाद जो तीसरी अवस्था आती है जब इसकी, तो इस अवस्था में जब तक उस क्षेत्र की जनसंख्या शिक्षित भी हो जाती है और उसका रहन सहन जो ग्रामीण था, जो ग्राम्य परिवेश था, वो भी परिवर्तित होकर के नगरीय हो जाता है और उनके पास तकनीकी ज्ञान भी होता है। लोग परिवार के आकार को निश्चित करने लगते हैं, उनके विचार आ जाता है कि परिवार छोटा होना चाहिए, जब परिवार छोटा होगा तो हम ज़्यादा सुख सुविधाएँ जुटा सकते हैं। इसमें जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों कम हो जाती हैं और कम हो करके लगभग स्थिर हो जाती हैं। तो एक सबसे अच्छी स्थिति होती है कि लोगों में प्रजनन दर को संतुलित करने की योग्यता हो जाती है और जिससे जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या इतनी धीमी गति से बढ़ती है कि जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वर्तमान समय में इस अवस्था के अंतर्गत जो पूर्वी यूरोप है और मध्य एशिया के कुछ देश हैं उनको हम देख सकते हैं। तो ये जनांगीय संक्रमण सिद्धांत है और इस तरह से मुझे ये प्रतीत होता है इंटर भूगोल द्वितीय चैप्टर में जो विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, इनके बारे में मैंने आपको खास चीज़ों से अवगत करा दिया है और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस कोविड-19 महामारी के समय में घर पर रह करके बहुत ही ध्यान से चीज़ें सुनें, नोट करें और पढ़ें, जिससे आपको आने वाले समय में जब परीक्षा देनी पड़े तो भूगोल में आपके नंबर कम नहीं आने चाहिए। और मेरी सभी बच्चों के साथ ऐसी शुभकामनाएं हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो द्वितीय अध्याय है हमारा इंटर भूगोल विश्व की जनसंख्या के नाम से, ये आज मेरे हिसाब से संपूर्ण होता है। सभी बच्चों को धन्यवाद।